तो आ गया। आज मैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ये बतलाने वाला हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में दो पार्ट होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो क्लास था वो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इससे पहले आप लोगों ने कैपेसिटर का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा होगा। ठीक है, उससे ही मिलता जुलता चीज यहां पर भी होने वाला है थोड़ा सा ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का दो कंडीशन होता है, उस दोनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ये रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3। ये तीनों है रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है और ला करके एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका बैटरी का वोल्टेज जो है वो कितना है, V है। ये बैटरी का EMF भी कह सकते हैं। चलो आगे समझेंगे हम लोग EMF के बारे में। जो जानते हो वो तो अच्छी बात है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फंडा होता है क्या कि जैसे बैटरी है, छोटा से बड़ा टर्मिनल की तरफ इधर ऐसे करंट निकालता है, निकाला करंट। जब ये करंट आएगा यहां पर तो जंक्शन रूल होता है ना, किरचॉफ का एक जंक्शन रूल हम लोग ऐसे भी जानते हैं। आई करंट यहां आएगा तो आने के बाद क्या होगा, इधर और इधर और इधर तीन हिस्सा में बटेगा। इधर से जो करंट गया वो हो गया कितना, I1। इधर से जो करंट गया वो हो गया I2 और इधर से जो करंट गया वो हो गया मेरा क्या, I3। इधर से I1 जाएगा कि नहीं, अच्छा I1, I2 और I3 तीन हिस्सा में ये करंट यहाँ आने के बाद तीन हिस्सा में ऐसे करके बट गया। ठीक, और यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वापस एक बन करके I बन करके वापस आ जाएगा। यानी कि एक बात समझ सकते हैं हम लोग फ्रॉम क्या, किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ के जंक्शन रूल से एक बात लिख सकते हैं। अगर किरचॉफ का जंक्शन रूल नहीं भी पता होता तो भी हम लोग लिख सकते थे क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या I3 है कि नहीं। यही मेरा तीन हिस्सा में बटा, लिख सकते थे। अच्छा ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक कंडीशन होता है कि बैटरी जो कनेक्टेड है तीनों रेसिस्टेंस से, तो तीनों रेसिस्टेंस में जो करंट है, मान लो एक में I1, एक में I2, एक में I3, तीनों में अलग अलग करंट पास करेगा। ठीक है, तीनों में क्या होगा, करंट कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक, अच्छा अगर ये तीनों रेसिस्टेंस मेरा सेम रहेगा ना, अगर ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तब जो यहां से करंट आएगा वो इसको भी, इसको और इसको तीनों को एक जैसा मिलेगा। ये अपना सोचने वाला लॉजिक है कि अगर रेसिस्टेंस तीनों सेम रहता तो जो यहां से करंट आता तीन हिस्सा में बंटता तो तीनों बराबर हिस्सा में बंटता। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ये रेसिस्टेंस सब अलग अलग है तो करंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इतना तो तय है, ये सारे करंट को जब आप जोड़ोगे तो ये नेट करंट के बराबर हो जाएगा जो बैटरी निकाल रहा है ना। यानी कि हम लोग पहला कंडीशन में यही लिखेंगे कि करंट जो है प्रत्येक रेसिस्टर से वो क्या अलग अलग होगा, या तो एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रत्येक रेसिस्टर से जो करंट होगा ना, जब आप उसको जोड़ोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 तो वो बैटरी के द्वारा निकाले गए नेट करंट के बराबर होगा। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3। ठीक, अच्छा एक कंडीशन और है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैपेसिटर के में भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वहां पर भी जाने होंगे। क्या चीज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि रेसिस्टेंस चाहे एक जैसा हो या अलग अलग हो, इतना ध्यान रखना कि प्रत्येक रेसिस्टर से जो वोल्टेज होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो करंट इनटू रेसिस्टेंस IR, I1 R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, करंट इनटू रेसिस्टेंस I3 R3। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, यही मेरा क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, यही मेरा क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस ना। ये सब जानते हैं हम लोग। इतना ध्यान रखना कि प्रत्येक रेसिस्टर से जो वोल्टेज होगा यानी पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। और वो किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, या यूं कहे कि बैटरी के EMF के बराबर। आगे जानेंगे EMF, जो जानते हो तो अच्छी बात है। प्रत्येक रेसिस्टर से वोल्टेज सेम, और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा,
बैटरी के वोल्टेज के बराबर। यहाँ भी तो यहाँ भी भी वी 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 तीनों को पोटेंशियल सेम मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो हम लोग यही दोनों कंडीशन लिख लेते हैं कि करंट जो है वह प्रत्येक रेसिस्टर से अलग अलग हो सकता है या तो एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन जब आप प्रत्येक करंट को जोड़ोगे तो वो बैटरी के द्वारा निकाले गए नेट करंट के बराबर होगा। कंडीशन नंबर 1 ए। कंडीशन नंबर 2 कि प्रत्येक रेसिस्टर से जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा और वो किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ठीक है, किरचॉफ के लूप रूल से हो जाता है वो। चलो ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फटाफट से। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट से पहले लिखते हैं। तो क्या लिख लिए हम लोग, देखा जाए जरा सा कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर मे और मे नॉट बी सेम। करंट जो है प्रत्येक रेसिस्टर से वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट द सम ऑफ करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, लेकिन जो करंट का सम है प्रत्येक रेसिस्टर से मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट सप्लाइड बाय दी बैटरी। बैटरी जितना करंट दे रहा है उस करंट के बराबर होना चाहिए प्रत्येक करंट का सम, यानी कि योग। प्रत्येक करंट को जब आप जोड़ोगे तो वो बैटरी के नेट करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला कंडीशन क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? ये सब कंडीशन हो गया, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा आगे क्या है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर विल बी क्या? सेम। प्रत्येक रेसिस्टर से वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और वो होगा बैटरी के वोल्टेज के बराबर या फिर बैटरी के ईएमएफ के बराबर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो अब हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जरा सा देख लें। यहाँ पर आप देखो तो I इज इक्वल टू वी बाय आर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू क्या? V बाय R1 कॉमा I2 इज इक्वल टू V बाय R2, V बाय क्या? R2। अच्छा I3 इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाय R3 बोल सकते हो ना? अच्छा ठीक है, बोल सकते हो। अब एक चीज़ देखो आप एक चीज़ देखो, जैसे कि अगर क्या कहते हैं ये तीनों रेसिस्टर को मिला दिया, मिला करके एक रेसिस्टेंस बना लिए ऐसे ये, और ये मेरा कनेक्टेड है किससे भाई? बैटरी से। ये कहलाएगा क्या? आर इक्विवेलेंट। ये भी है और ये करंट कितना है? आई। ये जो है ये हो गया एक हाइपोथेटिकल रेसिस्टेंस। कल्पना कर लिए कि ये तीनों को मिला करके ये एक रेसिस्टेंस बना जो कि इन तीनों के बराबर का करंट अकेला ये खींच लेगा। ये तीनों मिल करके I1 I2 I3 मिल करके यानी कि कितना? I करंट ही ना खींच रहा है बैटरी से। तो एक अकेला है जो कि बैटरी से कितना I करंट खींचेगा, तो इसको क्या कहेंगे? इन तीनों के बराबर का अकेला है ये ना। 3 आदमी मिल करके जितना खाता है उतना ही एक आदमी अकेला खा लेता है, तो वो जो एक आदमी है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो गया ना, क्या उसके बराबर। अच्छा तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या? V बाय आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर? हेयर I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाय आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अच्छा चूँकि क्या बोलते हैं I इज इक्वल टू दिया हुआ है I1 प्लस I2 प्लस क्या? I3, तो I का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? I इज इक्वल टू क्या? V बाय आर इक्विवेलेंट, V बाय आर इक्विवेलेंट। अच्छा I1 बराबर क्या? I1 बराबर V बाय R1 है, V बाय R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V बाय R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ये तो हम ऐसे निकाल दिए, एग्जाम में तो नहीं बोलता कि ये सबको आपको निकाल के दिखाने के लिए। V इसको कॉमन लेकर के यहाँ V से आप काट सकते हो, तो ये फॉर्मूला सिर्फ बच जाएगा मेरा क्या? 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस क्या? 1 बाय R3। ये समझे क्या कि ये ये वाला स्टेप समझ में आया ना? भी को कॉमन निकाल सकते हैं ना बाहर, और यहाँ बाहर से भी और भी मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? V बाय आर इक्विवेलेंट आई इज इक्वल टू क्या? भी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाय R1 प्लस क्या? 1 बाय R2 प्लस क्या? 1 बाय R3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी नहीं कट जाएगा, ये चाहिए इसके डिवाइड में आ जाएगा। अगर
तब भी तो कट सकता है ना क्या। अच्छा चलो ठीक है, ये इस तरीके से ही हम लोग को दिमाग लगाना है, ठीक। हाँ चलो, तो ये 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर का याद है, जब कैपेसिटर पढ़े थे हम लोग तब वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पे पैरेलल में C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 करके चलता है। पैरेलल में जो कैपेसिटर का फंडा है और जो रेसिस्टेंस का फंडा है दोनों उल्टा होता है। खैर ठीक है, इसको यहाँ तक किए ना, तो अभी क्या कहते फिर हम NCERT का कुछ होमवर्क वगैरह भी देंगे और एक नीट का एक अच्छा सा क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, लिए स्क्रीनशॉट। ये इस तरीके से आपको पहले यहाँ हेडिंग देना है, फिर ऐसे लिखना है, तब आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग क्या कहते कुछ कंडीशन देखते हैं। दो रेसिस्टेंस जब रहे तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा रहता है उससे, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंट करके। चलो मिटा रहे हैं, आगे बात करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। ये इस तरह इस टाइप का जो है दो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वाला चीज़ हम लोग को अक्सर काम देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट किए हुए हैं, इसको आपको याद रखना होगा, दो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। अच्छा हाँ, जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं सबका जो स्क्रीनशॉट है उसका PDF, यानी कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मिल जाएगा। क्लिक करोगे लिंक खुलेगा, आपको PDF मिलेगा, वहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो पहले आप समझने पे फोकस करना है, बाद में फिर उस पर लिखते चले जाना। हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा आगे हमेशा, ठीक। चलो देखो, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो ठीक है, तो ये हो गया ना। अच्छा चलो, इसमें क्या होता है अगर तुमको करना होगा तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करके सॉल्व करोगे, और फिर क्या करोगे, नीचे वाला दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, r1 r2 ये यहाँ हो गया और ये क्या हो गया यहाँ। ऐसे ही ना सॉल्व करते हो, इस तरह का जोड़ तो आता ही है करने। अच्छा, इसको जब पलटोगे तो क्या लिखोगे, r इक्विवेलेंट, ये ऐसे पलट गया तो ये भी इधर पलटेगा, इज इक्वल टू r1 r2 बाय r1 प्लस r2, यही ना है दोनों, r1 प्लस r2, r2 प्लस r1 बोलो या r1 प्लस r2 बोलो, एक ही तो बात है। इसको ऐसे पलट दिए, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, r1 r2, अब आए क्या, r1 प्लस r2। तो ये आपको ना एक फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो आप जैसे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का बहुत सारा। मान लो ये 6 है और एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है मान लिया जाए कितना, ये है 4 है, ठीक है। और हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, कहीं ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे r इक्विवेलेंट बराबर r1 r2 बाय r1 प्लस r2, r1 r2 बाय r1 प्लस r2, यानी 6 गुना 4 बाय 6 प्लस 4। तो ऐसा करेंगे तो 6 चौके ये 24 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि क्या 2.4 ओम आंसर हो गया। इतना ओम रेसिस्टर पैरेलल है तो शॉर्टकट निकाल लिए ना, r1 r2 बाय r1 प्लस r2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, और हम कुछ आगे अभी आपको बताते हैं कि अगर ढेर सारा रेसिस्टेंस एक जैसा अगर हो, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला अपनाना चाहिए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही PDF। चलो ठीक है, आगे बात कर रहे हैं इसको मिटा करके। फटाफट से हेडिंग क्या दे रहा है नोट करके आपको, कि इफ n नंबर ऑफ identical resistors having resistance R is connected in parallel then R equivalent जो होगा वो क्या होगा। जैसे मान लिया जाए एक का रेसिस्टेंस R है, R है, R है, R R R R R R R R R करते करते n ठो है, तो जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो होगा R बाय n। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर यहां पर 4 है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो आपको ध्यान रखना R बाय 4। अगर क्या कहते हैं R R R R करके 5 को होता तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाता R बाय 5। कैसे हुआ वो अगर देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए तौर पर क्या कहते हैं, या आप ऐसे सोच सकते हो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस क्या 1 बाय R प्लस क्या 1 बाय R करते तो 4 को है अगर तो 4 बाय R हो जाता, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और दोनों साइड से आप अगर पलटते तो R बाय 4 नहीं आता क्या। तो जितना रहेगा R बाय उतना कर देना है, ठीक है। जैसे इसका क्या कहते हैं, कहाँ पर हमको बेनिफिट मिलेगा, तो वो बेनिफिट आप देख लो।
जैसे कि एक और एग्जाम्पल दिखाए थे। अब मान लिया जाए क्या कहते हैं, ऐसे रहता है ये, ऐसे रहता है ये, ठीक है, 2 है, कहीं पर बीच में आ गया, ठीक है, ये है 10 और ये है 10, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम आपको करना है। तो अब आप क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10 ऐसे करने जाओगे कि 2 गो है, सेम है। अच्छा, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 R रेसिस्टेंस। अब आए क्या, n यानी कि क्या, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, कितना संख्या है ना, तो 2 गो है ना, तो 10/2 यानी कि कितना आ गया, 5 ओम आंसर। अगर इसी तरीके से रहता 6 ओम का, और ये मान लो कितना, ये भी 6 ओम का, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाता, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाता, 6/2। जय रहेगा उतना संख्या से डिवाइड कर देना है प्रत्येक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, तो 6/2 यानी कि कितना, 3 ओम आंसर। उसी तरह से अगर 12 ओम का है और 12 ओम का है, कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लिए, ठीक, और R इक्विवेलेंट बोले तो कितना हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल हो गया आपको, ठीक है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/2, या अगर 3 गो रहता तो 12/3 यानी कि कितना, 6 ओम आंसर ना। इसी तरीके से आया, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, नहीं तो PDF आपको तो मिल ही जाएगा। लिए, चलो देखो, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर ये फोटो बनाना है। R इक्विवेलेंट बराबर R/N होता है फार्मूला, ये ऐसा लिख लेना है, ये 4 गो के लिए है, इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको दे करके, सबसे पहले हेडिंग में यहाँ पर आप लिख लो, उसके बाद ये वाला करके ये भी कर सकते हो, किसी तरह से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना है, R/N हो जाएगा नहीं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक। और यहाँ पर क्या लेते हैं, इसको आप ये एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, ऐसा, अच्छा, ये R है, R है, R है, R है, 4 गो है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, ये लिख करके ये दिए, उसके बाद ये एक एग्जाम्पल कर लिए, 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 ठीक है। और ये कैसे हुआ था उसको हम ये तरीका बताएं, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, अब ले सकते हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, करंट बिटवीन 2 रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बड़ा आसान था क्या, फटाफट से हेडिंग क्या लगाना है हम लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बिटवीन 2 रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अगर 2 रेसिस्टर है, R1 R2 रेसिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्शन है इसका, तो इनके बीच करंट का बंटवारा कैसे होता है। तो वोल्टेज से यहाँ से I करंट निकला, I1 I2, ऊपर I1 इधर I2 चला गया। इतना तो हम लोग जानते हैं, एक बात अपना दिमाग तो लॉजिक काम करता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V/R। अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो वहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा, इतना तो समझ आता है अपने लोगों को। दोनों में से जो रेसिस्टेंस कम होगा उधर से ज़्यादा करंट, और जो रेसिस्टेंस मेरा ज़्यादा होगा उधर से कम करंट। ये तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग जानते हैं ना, ठीक। अच्छा, नाउ एक बात हम लोग और भी जानते हैं, अभी अभी कंडीशन में पढ़े हैं कि दोनों के अक्रॉस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेरा सेम होगा। अगर इस रेसिस्टेंस का, इस वोल्टेज का नाम हम लोग V1 रखते तो वो भी V होता, अगर इसका नाम V2 रखे तो वो भी कितना, V ही होगा। हम लोग लिख सकते V1 बराबर क्या, V2 फ्रॉम कंडीशन B। कौन सा कंडीशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, फ्रॉम कंडीशन B ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ऐसे ही हम आप लोग के समझने के लिए लिख दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्या बोलते हैं कंडीशन नंबर B था वहां से, तो V1 और V2। अच्छा, V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ से पढ़े हैं, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1, I1 R1। अब V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R2, I2 इंटू क्या R2। तो ये और ये दोनों क्या होगा, मल्टीपल बराबर होगा, ये V1 V2 दोनों बराबर होगा तब ना V और V बोलेंगे, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम, V है यानी कि सेम, V1 V2 बराबर।
अब V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I/R1, V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, I/R2, I2/R2 क्या। अच्छा ठीक है, ये सेम। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो क्या बोलते हैं I1 और क्या बोलते हैं को यहीं रखो, अब बाय क्या I2 इधर बराबर R2 बाय क्या R1 कर सकते हैं। इस इक्वेशन से आप देखोगे तो पहला वाला जो रेसिस्टर है इसका जो रेसिस्टेंस है और जो करंट है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती है एक दूसरे के उल्टा रिलेशन में। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट मेरा क्या होगा, कम होगा ना। इफ रेसिस्टेंस इज हाई देन करंट विल लो। अच्छा करंट क्या कम होगा, एकदम सिंपल सा चीज है क्या। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन, I1/I2 बराबर R2/R1, I1/I2 बराबर R2/R1 उल्टा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन वगैरह में इसका जरूरत पड़ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं बाद में न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे इस पर आधारित। आप लोग को सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, PDF तो आपको मिलेगा ही। अच्छा ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं और आप लोग को होमवर्क के रूप में NCERT का एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4, ठीक है। NCERT का एक्सरसाइज नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 दोनों को आपको बनाना है ना। 3 कितना होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज NCERT का 3.3 एंड 3.4 ये आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। और हम अभी एक जाते जाते एक क्वेश्चन करा देते हैं नीट का, ठीक है, इसी सब कॉन्सेप्ट पर आधारित। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं और आगे क्वेश्चन लिखा रहे हैं। चलो हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ही है, इजी ही है और आसान भी है। पहले आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करो इसको, ठीक है। चलो देखो, फिर उसके बाद हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, वायर ऐसे लंबा सा वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 12 ओम प्रति मीटर। हर 1 मीटर लेंथ का जो रेसिस्टेंस है, हर 1 मीटर लंबाई में कितना रेसिस्टेंस है, 12 ओम, ठीक है, 12 ओम पर मीटर ना। अच्छा ठीक है, अगर 3 मीटर लंबा रड होगा तो 36 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। 4 मीटर लंबा वायर होगा तो 48 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है। उसको क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है, बेंट यानी मोड़ दिया गया है टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। इसी को मोड़ करके एक सर्कल बना दिया गया जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई, वो है मेरा 10 सेंटीमीटर। अरे 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है भाई, 10/100 यानी कि 0.1 मीटर होता है कि नहीं, बोलो क्या गलत बोल रहे हैं हम, 0.1 मीटर। और ये इतना ओम प्रति मीटर का कहानी है, ठीक है। इसका रेडियस इतना है। तो द रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B एज शोन इन द फिगर। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट यानी कि एकदम अगर ऐसे डायमीटर खींच दिया जाए व्यास, तो इसके उल्टा जो 2 पॉइंट है इसके बीच का रेसिस्टेंस बताना है। यानी किसी फोटो को हम लोग अगर करें तो कुछ ऐसा कहानी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया। ऐसे अच्छा से फोटो तो ठीक से बनता है नहीं इनसे, खैर कोई नहीं, ये ठीक है। अच्छा ये हम क्या बोलते हैं ऐसे ही पॉइंट ये लगा दिए इसको अलग अलग ताकि नज़र आए, ठीक है। अच्छा यही हो गया A पॉइंट और ये क्या हो गया B पॉइंट, ठीक। अच्छा यही जो 2 वायर है ऊपर और नीचे इन्हीं के का क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वायर है उसका रेसिस्टेंस और जो यहाँ से यहाँ तक जो वायर है उसका रेसिस्टेंस, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा कि नहीं, पैरेलल जैसा महसूस कर सकते होगे। हाँ, ऊपर का रेसिस्टेंस नीचे का रेसिस्टेंस और यही जो है वायर यहाँ पर क्या है B है और यहाँ पर क्या है A। ऐसा कुछ माहौल फील कर रहे होगे। तो तुम देखो जरा सा, एक बात सोचो जरा सा, दिमाग कैसे कैसे लगाएंगे। तो पहले तो इसका देखो, इसका पूरा लंबाई कितना है, क्योंकि रेसिस्टेंस का हमको पता कैसे चलेगा, लंबाई के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस बटा हुआ है। 1 मीटर लंबा रड रहेगा तो 12 ओम रेसिस्टेंस होगा। पहले ये देखे तो ये कितना मीटर लंबा है, तो इसका हमको कैसे रेडियस पता है
पेरीमीटर निकाल देंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे ना, परिधि इसका निकालेंगे, तब काम बनेगा। तो जो इसका पेरीमीटर होगा ना, वो क्या कहते हैं, वो कितना होगा, अच्छा यानी कि सरकमफेरेंस वो कितना होगा भाई, 2 पाई इंटू रेडियस। तो 2 पाई इंटू रेडियस कितना है, 0.1 मीटर इंटू 0.1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0.2 पाई, इतना मीटर हो गया मेरा क्या, ये पूरा वायर इतना हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा सर्कल में जितना वायर है उसका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल रेसिस्टेंस पहले देखो तो, टोटल रेसिस्टेंस 1 मीटर लंबे रड का रेसिस्टेंस है, 1 मीटर अगर वायर होता तो उसका रेसिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज 12 ओम, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 पाई मीटर इज कितना होगा, 0.2 पाई इंटू क्या 12, और 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 24, 2.4 ओम। क्या बोल दिए हम लोग, 1 मीटर अगर लंबा रड रहता तो कितना रेसिस्टेंस होता, 12 ओम। आधा मीटर अगर लंबा रड रहेगा तो 12 गुना आधा, यानी कि 12 गुना 1/2, यानी कि 6 ओम। अच्छा ठीक है, यहां पर कितना लंबाई है, टोटल लंबाई है मेरा कितना, 0.2 पाई, जो इसका सरकमफेरेंस था, तो उतना है अगर लंबाई, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, इतना गुना 12 ना, इतना गुना क्या 12, क्योंकि रेसिस्टेंस 1 मीटर का कितना है 12 ओम, इसीलिए इतना मीटर का कितना हो जाएगा, इतना गुना क्या 12 ओम, इतना रेसिस्टेंस मेरा टोटल का है, उसमें से आधा ऊपर चला गया है और आधा नीचे चला गया है, यानी कि आधा, इसका अगर आधा करे तो आधा नीचे है और आधा ऊपर है, ये 2 हिस्सा में बटा, तो इसका आधा करोगे तो 2.4 का आधा करोगे तो 1.2 हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो कितना होगा 1.2, डिवाइड कर लो, 2.4 पाई को क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1.2 पाई आएगा, तो 1.2 पाई ऊपर वाला का रेसिस्टेंस हो गया और 1.2 पाई नीचे वाला का, इतना ओम ऊपर वाला का रेसिस्टेंस, इतना ओम नीचे वाला का रेसिस्टेंस। अब आगे इतना ओम और इतना ओम अलग अलग हो गया, अब ये दोनों तो मेरा क्या है, पैरेलल में है, 1.2 पाई ओम और 1.2 पाई ओम, ये सेम आइडेंटिकल है और 2 ठो है, तो क्या होगा R/N फॉर्मूला लगाएंगे, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच ही ना चाहिए था, तो ऊपर और नीचे बांट करके तब करेंगे। अब देखो तो कितना हो जाएगा 1.2 पाई डिवाइडेड बाय क्या, 2 गो है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, अभी हम लोग ट्रिक बताए थे R/N वाला ट्रिक, जितना रहे प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू और डिवाइडेड बाय क्या ये, तो इस से इसके डिवाइड किए तो ये क्या है 0.6 पाई, ये वाला क्वेश्चन R इक्विवेलेंट बराबर आ गया क्या, इतना। ये क्वेश्चन मेडिकल में पूछा हुआ है, मेडिकल का एक एग्जाम हुआ था 2009 में, वहां पर पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जैसा हो जाएगा नहीं क्या, तो बोर्ड के लिए नहीं, ये नीट के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिए। हम पहले शुरू में अगर आपको बोले होते तो आप कि नीट के लिए है तो हो सकता है बोर्ड वाले देखते नहीं, इसलिए हम क्या आते हैं यहाँ पर बोले ताकि आप देख लो जरा सा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक अच्छा सा एक क्वेश्चन था, क्या आते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। खैर कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है खुद से एक बार इसी चीज़ को कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है, कोशिश करना ना। 12 ओम प्रति मीटर था तो 0.2 पाई क्या कहते हैं इसका पेरीमीटर आया, तो क्या कहते हैं 1 मीटर में इतना, तो इतना मीटर में कितना, इतना गुना इतना, ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया इसका लंबाई का। अब उसी में से आधा उधर बट गया है, आधा इधर बट गया है, क्या तब करके काम किए, दिमाग लगाना जरा सा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, नहीं तो PDF तो मौजूद हो ही आपका। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, होमवर्क जरूर बना लो, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं आप, ठीक है।